मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और लगातार हम आपको दे रहे हैं पल पल की अपडेट, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दरअसल दोपहर 3 बजे यानी अब से लगभग 1 घंटा आप मान सकते हैं कि 1 घंटा या उससे कम का समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व आम चुनाव की वोटिंग को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देगा चुनाव आयोग। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव शुरू हो सकता है। देश की अगर बात की जाए तो देश में 6 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1 चरण में हो सकता है चुनाव। वहीं जबकि छत्तीसगढ़ में स्वाभाविक रूप से 2 या 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। और अपर्णा ने जैसा कि जिक्र कहा, मध्य प्रदेश में 1 चरण में और जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2 से 3 चरणों में यहां पर चुनाव कराना स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कई इलाके जो नक्सल प्रभाव में आते हैं वहां अच्छी फोर्स के साथ, पूरे मैन पावर के साथ वहां पर चुनाव आयोग को काम करना होता है। काफी चुनौतीपूर्ण ये होता है कई बार दूर दराज के इलाके में जाकर इस काम को पूरे निर्भीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अंजाम देना। ये चुनाव आयोग की न सिर्फ पहचान है बल्कि जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और इसी के संबंध में आज जो डिटेल्स, जो मीडिया ब्रीफिंग होंगी वो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए गाइडलाइन की तरह भी होगी। अपना लोगों को भी ये बताना जरूरी है कि किस तरह से चुनाव आयोग काम करेगा आने वाले आम चुनाव के लिए। तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए। हमने इसको खास तौर पर तैयार किया है ताकि आपको हर जानकारी मिल सके। टीवी स्क्रीन पर एक तरफ आप देख रहे हैं 2014 में किसको कितना वोट परसेंटेज मिला, बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स का वोट परसेंटेज देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में 2019 के नतीजे किस तरह से रहे थे। 11 लोकसभा सीटें हैं, 9 सीटें बीजेपी के पास गई थी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों को ही लेकर बीजेपी का दावा है कि सभी सीटें बीजेपी वहां पर जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की 29 और छत्तीसगढ़ की 11, ये जो 40 का आंकड़ा है ये 370 प्लस और फिर 400 पार वाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और चुनाव में जुटे नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उनके लिए ये 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से इस बार का जो आम चुनाव है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि 29 में से 28 सीट्स आप मध्य प्रदेश में जीते और इस बार एक और सीट यानी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा पार्टी कर रही है। तो एक बड़ा दावा, एक बड़ी चुनौती ये उन कार्यकर्ताओं के लिए रहेगी जो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम कर रहे हैं। और खास करके छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आपने अभी सरकार बनाई है और वहां आम लोगों से आपका जुड़ाव है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे क्या वही मुद्दे रहेंगे जो विधानसभा चुनाव में थे? क्या उसी विषय, उसी सोच के साथ लोग एक बार फिर पोलिंग बूथ पर जाएंगे? देखने का विषय होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब इस बार पूरा जोर लगा रही है और ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। और बस अब 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब चुनाव आयोग ये बताएगा कि किस क्षेत्र में, किस चरण में चुनाव होंगे, कब होगी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू। तस्वीरें लगातार हम आगे भी आपको दिखाएं, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 3 बजे का समय है। कल ही निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस रिलीज को जारी करके जानकारी दी गई थी कि आज 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और जिस तरह से यहां पर लगातार जिक्र किया आशीष ने कि आंकड़ा कैसा रहा, तो इस बार मेगा ओपिनियन पोल जो न्यूज 18 ने किया है उसके ओपिनियन पोल में भी ये बात निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस जो 28 सीटों में मध्य प्रदेश में लड़ रही है सिर्फ 1 सीट पर ही जीतने में कामयाब रहेगी। खास गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। शैलेंद्र, पहले मैं आप ही का रुख कर लेती हूं। अभी थोड़ी ही देर है, 1 घंटे से भी कम समय बचा है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में। वहां क्या हलचल है, क्या देख पा रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं। हालांकि अभी किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी में ज्वाइनिंग लगातार चल रही थी, तो ये माना जा रहा था कि चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। और जिस तरीके से जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो है वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 29 के 29 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। प्रभारी पहले से ही घोषित है। जिला प्रभारी हो, लोकसभा प्रभारी हो, मंडल और बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनकी तैनाती कर दी गई। यानी बीजेपी पूरी तरीके से जो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जरूर इसमें पछड़ती नजर आ रही है। फिलहाल जो प्रत्याशी और उसमें 18 प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। 10 प्रत्याशियों का ऐलान वो कर चुकी है और एक जो है जो इंडी गठबंधन के तहत जो सीट मिली है केवल उस पर जो है वो सपा का प्रत्याशी उतरना है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा की गई। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान होगा या फिर एक से अधिक, जो पिछले कई बार देखने में आया कि 2 चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होते रहे हैं। तो क्या 2 चरण में चुनाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए भाई साहब, प्रत्याशी तो आप लोगों के घोषित हो गए, कितनी तैयारी है आप लोगों की अब ग्राउंड पर? भारतीय जनता पार्टी की पार्टी संगठन पर पूर्ण रूप से तैयारी है। हमारा नारा 400 पार का है। भारतीय जनता पार्टी समूचे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो ये हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या है, नीचे तरीके तक पहुंचती है, गरीब को लाभ देती है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करते हैं। इस बार जैसे राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है उसको लेकर वोट और ज्यादा बढ़ेगा इस बार? भगवान राम का भव्य मंदिर कांग्रेस कहती थी कि मंदिर नहीं बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से माननीय मोदी जी ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास कराया है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को तो एक अपेक्षा रहती है और पार्टी के लिए काम करना है तो उन सभी विषयों को भी ध्यान में रखना ही होगा। शैलेंद्र, आपके पास फिर लौटेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। एक रिएक्शन इस पर, चूंकि पंकज जी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में अब कुछ मिनट्स ही रह गए हैं, 1 घंटा भी पूरा नहीं रह गया है। अब न केंद्र सरकार न राज्य की सरकार कोई लोक लुभावन वादे नहीं कर पाएगी, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। बतौर राजनीतिक दल कितना तैयार हैं पंकज चतुर्वेदी? देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती। हम जन सेवा के ऐसे काम करते हैं कि जनता हमको सेवा करने का अवसर देती, चुनती है। और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हमको चुनाव को लेकर कभी चिंता नहीं है। ऐसा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन और सरकारें सतत रूप से जन विकास के कार्यों में संलग्न रहती हैं। हमेशा जनसंवाद, जनसंपर्क, जनता के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सरकार, संगठन सब रहते हैं। इसलिए चुनाव की तारीखें एक चुनाव की प्रक्रिया है। हाँ, निश्चित तौर पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जिसकी संभावना भी 1 घंटे बाद ऐलान होने की, तो भारतीय जनता पार्टी जैसा चुनाव आयोग का निर्देश है उसका पालन करेगी। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि चुनाव की चिंता नहीं करती है बीजेपी, कांग्रेस आपको चुनाव जीवी पार्टी कहती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर वाकई कार्यकर्ता इतने निष्ठावान हैं, समर्पित हैं, जिस तरह का दावा आपकी पार्टी करती भी है, लेकिन फिर दूसरी पार्टी खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए दरवाजे इतने वाइड ओपन क्यों रखे हैं आपने? देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर, विकास के अप्रितम कीर्तिमानों के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर पूरा विश्वास है कि देश की जनता जनार्दन कमल के चुनाव चिन्ह पर कृपा करके मोदी जी को फिर से सरकार में आने का अवसर देगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। जहां तक दूसरी पार्टी के लोगों का भाजपा में आने का विषय, तो हमारा स्पष्ट आग्रह है सबसे कि जो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मां भारती के परम वैभव के लिए विकसित भारत की इस यात्रा में शामिल होना चाहता है, उसके दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खुले। और अपर्णा जी, लोकतंत्र है। यदि कोई व्यक्ति भाजपा की विचारधारा, रीति नीति से प्रभावित होकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करने को तैयार है, तो उसमें आपत्ति क्या है? टिकट बांटने की नीति से प्रभावित नहीं है अजय प्रताप सिंह, छोड़ दी पार्टी। देखिए अपर्णा जी, ये किसने कहा? उन्हीं का बयान है सर। खुद मीडिया के आप सुनना चाहेंगे सर? अगर आप चाहें तो बाइट चल सकती है। नहीं, मुझे आशीष जी, मुझे पता है, मैंने वो खबर देखी है। जी जी, टिकट बांटने का विषय नहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी का अपर्णा जी सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। मेरा फोन कट गया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी का संदेश स्पष्ट है,
नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। और यही नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में दिया था कि हमारे सारे प्रत्याशी घोषित हैं। कमल। धनंजय सिंह ठाकुर जी, कार्यकर्ता का किस अब कार्यकर्ता तो ठीक है पंकज जी, आएंगे आपके पास, लौटेंगे। धनंजय सिंह ठाकुर जी, अब तो डेट भी अनाउंस हो जाएगी सर। बाकी जो दावेदार है ना, इंतजार कर रहे हैं कि कब हरी झंडी दिखाएगा आला कमान, कब वो तैयारियों में उतरेंगे। देखिए अपर्णा जी, निश्चित तौर पर आज जब चुनाव आचार संहिता लगेंगे तो इस देश को नरेंद्र मोदी सरकार के झूठ, प्रोपेगेंडा, जुमला और मन की बात से आज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। और आज जब तारीख घोषणा हो जाएगी, इसके बाद इस देश में परिवर्तन की नई इतिहास लिखा जाएगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। उसके लिए मतदाता तैयार बैठे हुए हैं, सिर्फ इंतजार था समय का। क्योंकि इन 10 सालों में जो गर्त में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र को किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, हर वर्ग को ठगने का काम किया है। और सिर्फ एक ही मकसद रहा है इस सरकार का, 18 घंटा जो काम करने का दावा करते थे ना, वो 18 घंटा काम करने का प्रतिफल आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 6000 करोड़ से ज्यादा का रुपए चंदा के तौर पर आता है और गरीब जनता खाते में आज तक 15 लाख रुपए नहीं आया है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो तारीख है, आज इस तारीख से मन की बात, जुमला, झूठ पे विराम लग जाएगा और इस देश की नई अध्याय लिखने के लिए जनता तैयार है। और कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान है, इंडिया गठबंधन के प्रति जनता का रुझान है। एक बात जो एजेंडा क्लियर कर दिया है। मैं सर एक सवाल उसमें ऐड ऑन कर देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। अभी पंकज जी जो कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि इन सब चीजों पर रोक लग जाएगी, लेकिन जनसंपर्क, जनसंवाद तो जारी रहेगा सर। और सबसे ज्यादा जनसंपर्क बीजेपी का कांग्रेस के नेताओं से हो रहा है, ये थोड़ा नुकसान दे सकता है आप लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेताओं के दम पर भरोसा और जनता के साथ, अपने गठबंधन के साथ खड़ी हुई है। हमने कहा ना, इस देश का किसान मोदी सरकार से संपर्क में नहीं है, इस देश का नौजवान मोदी सरकार के संपर्क में नहीं है, इस देश के ड्राइवर मोदी सरकार के संपर्क में नहीं है, इस देश की माता बहन मोदी सरकार के संपर्क में नहीं है। आप मुझे पता है जिसकी क्यों आप ये कह रहे हैं, जो आपके राहुल गांधी सबके संपर्क में है ना, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं है। तमाम लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, उनकी यही शिकायत है कि हमारी अपनी समस्याओं के लिए हम लगातार अप्रोच करते रहे, हमें सुनने वाला ही कोई नहीं। अरे पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से संपर्क साध लीजिए जनाब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। बड़ी पीड़ा हुई अपना जी, आपको बड़ी पीड़ा हुई अपना जी। मैं तो सोच रहा था कि पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बाद में मुझे पता चला कि कोई और भी है। चलो सर, ये आप आरोप लगाते रहिएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आरोप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर हम, लेकिन आप बताइए ना, जितने लोग छोड़कर गए सभी की कॉमन कंप्लेंट थी कि नहीं थी? फर्क पड़ जाता था, महंगे रसोई गैस से बात करते ना। अगर आपको फर्क पड़ता तो 6000 करोड़ के इलेक्ट्रॉन कंप्लेंट थी कि नहीं, ये आप बता दीजिए। यही तो दुख का विषय है कि आपको फर्क नहीं पड़ता और जनता आपको, आपके आरोपों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। ममता लांजेवार यहाँ पर टारगेट बन जाता है। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आशीष सब चीजों से हमें। ममता लांजेवार आप बताइए, चरणदास महंत ने खुलकर कहा सचिन पायलट के आगे कि कार्यकर्ता बिल्कुल डिप्रेस्ड है और हमने देखा भी कि घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। लेकिन खैर, अब टिकट का तारीखों का ऐलान हो जाएगा, वहां पर किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, देखिए राजीव भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और हालांकि अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले महिला कांग्रेस जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और पोस्टर लॉन्च किया था महालक्ष्मी योजना को लेकर। उनका ऐसा दावा है कि जब हमने पूछा कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करेगा, आप कितने तैयार हैं, उनका दावा है कि वो तैयार हैं और जो है वो किसी भी तरीके से लोगों तक के उनकी पहुंच है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 5 सीटें जो है वो अभी भी कांग्रेस के पेच अटका हुआ है। भले ही कांग्रेस ये कह रही है कि पेच नहीं अटका हुआ है, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन ये साफ तौर है कि इन 5 सीटों पर जो है वो डिसीजन उस तरह से नहीं लिया जा सक रहा है। हर बार जब पूछा जाता है तो बस आजकल में जो है वो दावेदारों के नाम आ जाएंगे, आजकल में दावेदारों के नाम आ जाएंगे। पहली बात तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस को लेकर अगर बात करें तो जाहिर तौर पर संगठन के स्तर पर जो है कांग्रेस उस तरह से अभी मजबूत नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिन 6 सीटों पर तो प्रत्याशी आ गए हैं, लेकिन 5 सीटों पर जो नाम नहीं आए हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि आज तारीखों का ऐलान हो गया तो जो प्रत्याशी है उनको अपने क्षेत्र में काम करने का मौका कब मिलेगा, वो कब प्रचार प्रसार में जाएंगे, अभी तो पता ही नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी, तो संपर्क कैसे होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी के तमाम जो है वो बैठकें हो रही, तमाम बड़े लीडर्स आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार जो है वो जनता कांग्रेस पे भरोसा करेगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर जमीनी तौर पे देखा जाए तो अगर आप प्रत्याशी भी नहीं उतार पा रहे हैं तो ये एक बड़ी चुनौती के तौर पे कांग्रेस को लेकर देखा जा सकता है। हालांकि विकास उपाध्याय से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, जो रायपुर से सांसद पद के प्रस्ताव
प्रत्याशी है, उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम कब से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस तैयारी को नहीं मानना चाहिए क्योंकि विधानसभा के जो नतीजे हैं वो काफी विपरीत आए हैं और ऐसे में पार्टी को काफी मंथन करने की जरूरत है, काफी मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं निराश है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसी भी खेल में किसी भी व्यक्ति के लिए अब ये चुनाव को अगर एक खेल माना जाए या चुनाव को खेल का मैदान माना जाए या रणभूमि माना जाए तो यहां पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त की आवश्यकता किसी भी कार्यकर्ता या पार्टी के नेता को होती है और चुनाव में उत्साह की आवश्यकता होती है। अगर आपका कैंडिडेट क्षेत्र से उतरा हुआ है, आप उसका नाम लेकर के लोगों के बीच जा सकते हैं। मनीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े। मनीष जी, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, 2024 का चुनाव अब चूंकि अब से कुछ ही देर में तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, कैसे देख रहे हैं सर ये बीजेपी कांग्रेस का जो और इंडिया अलायंस का जो ये पूरा गठबंधन तैयार हुआ, बहुत सारी चीजें साख दांव पर है, कई नेताओं की साख दांव पर है, कई पार्टियों की साख दांव पर है। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी अलग सी हैं। खासकर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी 3 महीने पहले कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा में कांग्रेस की पराजय हुई उसको देखते हुए कांग्रेस का मनोबल थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। दूसरा जो है, अभी कांग्रेस पूरे कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है, तो इसका भी प्रभाव कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता असमंजस में है कि अगर हम विपक्ष में रहने के बाद भी अगर हमारे को कैंडिडेट घोषित करने में अगर इतनी दुविधापूर्ण स्थिति है तो कहीं ना कहीं वो इस बात का संकेत है कि पार्टी गुटबाजी से अभी उबर नहीं पाई है और कहीं ना कहीं पार्टी में असमंजस की स्थिति है और दावेदारों के साथ साथ आला कमान के सामने भी असमंजस की स्थिति है। वहीं दूसरी ओर अगर अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। खासकर बस्तर जो आदिवासी अंचल है वहां पर जो नए कैंडिडेट जो है कांकेर और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कैंडिडेट घोषित होने के अभी तक लगभग 1 सप्ताह से अधिक हो गया है और कांग्रेस भाजपा में भी समन्वय की स्थिति अभी तक बन नहीं पाई। अभी 2 दिन पहले ही जो उनके क्लस्टर की एक मीटिंग हुई है उसके बाद थोड़ी सी स्थिति सामान्य होती दिख रही है। पर कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है बहुत चुनौतीपूर्ण है और कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच अगर नेक टू नेक फाइट की स्थिति है। कांग्रेस ने भी अपने हैवीवेट कैंडिडेट उतारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम वॉकओवर की स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं ये साई ऑफ रिलीफ होगा कांग्रेस के लिए सर कि आप ये कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट वाली स्थिति है, क्योंकि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता तो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला तो एक तरफा है, उन्हीं की लहर है और वही इस लहर पर सवार होके आगे निकल रहे हैं। लेकिन पंकज जी, बड़ी बात तो ये है 29 की 29 मालाएं, जो लोकसभा सीटों की मालाएं नरेंद्र मोदी को समर्पित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का कहना था विधानसभा चुनाव के नतीजों के अगले ही दिन, लेकिन छिंदवाड़ा अभी भी आपके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए अपर्णा जी, मोदी जी की गारंटी के आधार पर, जन विकास के आधार पर मध्य प्रदेश की 29 सीटें कमल का चुनाव चिन्ह जीतेगा। छिंदवाड़ा में हमारे प्रत्याशी बंटी विवेक साहू नकुल नाथ जी को पराजित करने वाले सुनिश्चित है और कारण बहुत स्पष्ट है। अभी हमारे मित्र चंदे की बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन से चंदा लेने परहेज नहीं किया, जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट होता है, नेशन सेकंड होता है। कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान के लोगों से चंदा लेते हैं वो हमसे बात कर रहे हैं बहुत स्पष्ट तौर पर। और मैं तो कांग्रेस की बुद्धि पर तरस खाता हूं कि ये जो इलेक्शन बॉन्ड है वो पूरा एक रुपया उसका ऑडिटेड है, अकाउंट में पैसा है, हर पार्टी के पास उसका हिसाब किताब है और कह रहे हैं काला धन है। ये काले धन वाले कांग्रेसियों को सब जगह काला धन नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला 6,000 करोड़ का, बाकी प्रतिपक्ष को चंदा मिला 12,000 करोड़ का, यानी भाजपा का जितना चंदा उससे ज्यादा बाकी प्रतिपक्षी दलों का। इनके पास कहां से आया? अपने गिरबान में झांको, जिस दिन चीजें सामने आई, जो आएंगी भी, तब कांग्रेस के लोग मुंह छिपाने लायक नहीं बचेंगे जिनका चंदे का धंधा चलता है। ये विकास के मामले पर आपत्ति उठाते हैं, सीए को लेकर दुष्प्रचार करते हैं कि नागरिकता छीनी जा रही है, उसको एंटी मुस्लिम कानून बताते हैं। और इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसीलिए देश को आज भारतीय जनता पार्टी से आस और भाजपा को आशीर्वाद देती है। रंजन जी जवाब दीजिए। वो तो आरोप लगा देंगे आपके ऊपर
क्या बीजेपी की हो? मुझे बड़ा अचरज लगा पंकज चतुर्वेदी जी की बात को सुनकर। बहुत सीनियर है, मेरे से भी वरिष्ठ हैं, बहुत दिनों तक पत्रकार उसमें प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए विपक्षी दलों को मिला है। अरे भैया 6,500 करोड़ अकेला इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसमें फ्यूचर करके एक कंपनी है जो लॉटरी और सट्टा और जुआ खिलाती है, ऐसा भी कहा जाता है। और एक 410 रुपए की टर्न वाले कंपनी 500 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है और भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाती है। एक मेगा इंजीनियरिंग है जो 100 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदती है, उसके बाद महाराष्ट्र की भाजपा सरकार उसको 14,500 करोड़ रुपए का ठेका देती है। खर्च छोड़ दीजिए, ये चंदा आपका धंधा है और गुमराह करना आपका काम है। दूसरी बात, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आज विदाई तय हो गई है। ना तो ये किसानों के वादों को पूरा कर पाए, ना युवाओं को रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए। पेट्रोल डीजल पर जो इन 10 सालों में 38 लाख करोड़ रुपए लिया गया है, और देश के ऊपर में आजादी के बाद जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने देश की उन्नति के लिए काम किया, हर वर्ग की उन्नति के लिए काम किया, देश के आधुनिकीकरण के लिए काम किया, बिल्कुल सर, संचार क्रांति पर लेकर आए, और मात्र 55 लाख करोड़ रुपए काम होना चाहिए और ऐसा ही काम करना चाहिए राजनीतिक दलों को भी। विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो उन्हें कसौटी पर कसिए। लेकिन एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल का जवाब ठाकुर साहब, एक छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन करूंगा। अकेला सब पर भारी। ठाकुर साहब एक छोटा सा सवाल, धनंजय जी सुनिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना, सुनिए ना सर, प्रचार का समय खत्म हो गया। धनंजय जी प्रचार का समय खत्म हो गया, 1 घंटे का समय, कुछ ही मिनट्स का समय रह गया। सुनिए तो सही, एक सवाल छोटा सा ये कि ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं कि इतना 1000 करोड़ रुपया बीजेपी ने लिया, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया बनी थी, उसी प्रक्रिया के तहत हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया, उस पर सब कार्रवाई। पाकिस्तान से सर जो वर्ल्ड बैंक में जाकर, यूएन में जाकर सब जगह कटोरा लेके भीख मांग रहा है, वहां से चंदा आ रहा है सर, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर धनंजय जी? तो कटोरा लेके भीख कौन मांग रहा है? पाकिस्तान। कौन मांग रहा है? पाकिस्तान। भीख कटोरा पाकिस्तान। पाकिस्तान से चंदा किसने दिया? पाकिस्तान की कंपनी ने। चंदा किसको आया? भाजपा को आया ना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को। पाकिस्तान के कंपनी चंदा दिया। अरे कांग्रेस को चंदा आया पाकिस्तान से, चीन से। गाड़ी पड़ेगी। क्या रिश्ता है? चंदा रख लेंगे, लेकिन जो चंदा देने वाले ने डिसोन कर देंगे। क्या ये पॉलिसी है क्या पॉलिटिकल पार्टी की? पाकिस्तान से चंदा, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने वाले कौन लोग हैं? अरे चीन पाकिस्तान के चंदा, कांग्रेस का गोरख धंधा। बिरयानी कांग्रेस का गोरख धंधा बहुत पुरानी बात हो गई सर, अभी ताजा बात कीजिए क्योंकि बहुत कम समय रह गया, 40 मिनट रह गए सर। पाकिस्तान चंदा, कांग्रेस का गोरख धंधा। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होने में 40 मिनट रह गए। धनंजय जी थोड़ा सा विजन और साफ करने की आवश्यकता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा सर, 40 मिनट और रह गए सर। ठीक है धनंजय जी, ऊर्जा को संभाल कर रखिए, काम आएगी। पंकज जी आपके पास भी हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।